Assalamu alaikum. Okay, students, how are you? Madia, am I audible? वालेकुम सलाम। अच्छा, आज की जो सेशन था ना हमारा, उसमें मैंने जो लिंक है हमारी क्लास का, वो मैंने एक हमारा डेवऑप्स से ग्रुप है, कुंदोपी होपफुली इसको ज्वाइन कर लिया होगा। उसमें मैंने इसको शेयर किया था। तो देखते हैं हमारे पास न्यू पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। और इसके बाद से क्योंकि हमारा जो ये वाला कोर्स था ये तो तकरीबन समझ लो ख़त्म है, एंड पर है। तो अब मैं इसी तरह से ना वर्कशॉप्स करवाता रहूँगा। तो तुम लोग ग्रुप में होगे तो तुम लोगों को लिंक्स मिल जाएगा। पूरी मैं एक सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू करवाऊँगा जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक कि आखिर फाइनली हम लोग किस तरह पूरा आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊँगा। बहरहाल अब कंटिन्यू करते हैं। तो लोगों ने रिवाइज़ कर लिया था वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मैंने कहा था रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि तुम लोगों को समझ में आए। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नईम साहब हमारे पास मौजूद हैं, नईम अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। आवाज़ बिल्कुल आ रही है। वालेकुम सलाम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। तो मैं जी जी, प्लीज़ जी प्रोसीड। जी जी, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं नईम अकरम मलिक हूँ। मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओवरऑल डेवलपमेंट में और टेस्ट ऑटोमेशन में। इसके अलावा ये है कि छोटा माइक अभी उतरा हुआ है, इत्तेफाक से ये बड़े वाला पड़ा था, मैंने यही लगा दिया। ये पहले दोपहर को वीडियो बनाई थी, मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी जी जी, ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए है ये। तो अब दूसरा ये कि काम के हवाले से जनाब मेरा तारुफ ये है कि इससे मेरा क्या ताल्लुक है क्लाउड से और वीपीएस वगैरह से। ये मैंने जो है वो AWS के ऊपर EC2 के ऊपर मशीन्स वगैरह बनाने का मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली मैंने कुछ अपनी पर्सनल साइट्स हैं वो मूव की हैं इसके ऊपर, डिजिटल ओशन के ड्रॉपलेट पे लास्ट लास्ट वीक। गुड। तो वहाँ पे वो मैंने बनाया हुआ है यूबंटू का ड्रॉपलेट, और उस पर मैंने मूव भी किए हैं। इसके अलावा मेरा इसमें डेवऑप्स में मेरा है थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि क्यूए की जॉब मेरी है, लेकिन वो एंड हो गई थी जुलाई में। जी तो जी। उसके बाद जॉब अभी नहीं मिली। तो मेरा इसमें क्योंकि एक्सपीरियंस है ऑलरेडी पाइपलाइंस वगैरह बनाने का, और जब मैं अभी शुरू में था कैरियर में तो मैंने एक कोर्स भी किया था बैश के हवाले से, रेड हैट और बैश का। तो तब से मेरा यूनिक्स में लिनक्स में भी वो दिलचस्पी है। तो मेरा मुझे ये चीज़ें आती हैं सारी, ये बैश वगैरह हो गया और ये जो VMs वगैरह और डॉकर भी, क्योंकि अभी जो मेरी साइट्स हैं वो डॉकर पे, 2 साइट्स हैं वो डॉकर पे चल रही हैं, फाइंड व्हाट इज माई बहुत एपी डॉट ज़बरदस्त। कॉम और demo.testautomationtv.com। मैं एक टेस्ट ऑटोमेशन का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, और यूडेमी कोर्स, वो मेरा यूडेमी कोर्स भी है। तो मेरा बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल। बहरहाल बस ये एक ब्रीफ सा यही है। प्लीज़, थैंक यू वेरी नहीं मच। नहीं यार, मैं ग्रुप में मैं भी उसी Q&A जो ग्रुप है आप लोगों का, नईम साहब का, तो मैं भी उसमें हूँ। आप लोगों की डिस्कशन काफ़ी मतलब हेल्दी होती है, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होती है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। जी सर, थैंक यू। अच्छा, जुनैर शाहिद साहब, सर आप भी क्वालिटी क्वालिटी साइड से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं अभी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस अमजद से पास आउट हूँ अच्छा, और मेरा इंटरेस्ट क्लाउड और डेवऑप्स साइड पे ही है। ओके ग्रेट। और कौन है हमारे साथ? एहसन। एहसन भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बेसिकली बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से मैंने ग्रेजुएशन करी है, रिसेंटली ग्रेजुएशन, और मेरा थोड़ा टेस्टिंग का भी एक्सपीरियंस है। करंटली मैं अभी मिज़ान बैंक में जॉब कर रहा हूँ एज अ QA। ओके ग्रेट। और थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है डेवऑप्स का साइड पे और क्लाउड कंप्यूटिंग की साइड पे, AWS पे। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ।
फॉर फ्यूचर अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अमजद है और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी थी UPIT से, कराची यूनिवर्सिटी से, इन 2016 में। उसके बाद जो है मैंने टेस्टिंग का थोड़ा बहुत बिल्कुल इनिशियली मैं इसमें आया था, मैं पोस्टमैन वगैरह यूज़ किए थे मैंने, मगर फिर मैं बिल्कुल ही मैंने फ़ौरन स्विच कर लिया, वेब डेवलपमेंट की तरफ चला गया था मैं। और उसके बाद फिर मैं डेवऑप्स की तरफ। तो डेवऑप्स और क्लाउड यही मेरी मतलब 3 साढ़े 3 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। और मतलब इसमें इंटरेस्ट बहुत है, बिल्कुल भी ड्राई फील्ड नहीं है ये। और आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं, नए नए टूल्स मिलते हैं, अपने आप को आपको अप टू डेट रखना होता है। स्पेशली क्लाउड में मतलब बहुत मज़ा आता है इस पे काम करने में। तो इसलिए मैंने इसी को यहाँ पे ना अपना समझ लो कि एंड गोल बना लिया, फाइनली मुझे इसी पे रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। तो दैट्स वाई इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपके है फ्रीलांसिंग और बाहर निकलने के जो आपके चांसेस है बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई बहुत अच्छी फील्ड है और मैं भी लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ जो मेरे से पूछते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो मगर मैं उनसे ये कहता हूँ डेवऑप्स भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसको प्रॉपरली पढ़ें, ट्रेनिंग उसमें लेनी है, उसमें आपको एक एक टूल को पढ़ना है, बहुत थॉरोली पढ़ना है, डेप्थ नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और इसमें जो कंपलसरी एलिमेंट है वो है लिनक्स। लिनक्स आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। उसके बाद फिर डेवऑप्स के टूल्स आ जाते हैं, वर्जन कंट्रोल लाइक गिट। और उसके बाद आपके पास डॉकर कंटेनराइजेशन के लिए क्यूबरनेटिस, इनमें स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पाइपलाइन से कंसेप्ट आया था CI/CD का, उसमें जेनकिंस, गिटहब एक्शंस या गिटलैब, इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस तरह से आप पूरा जो है ना CI/CD ऑपरेशन एक पूरी पाइपलाइन डिज़ाइन कर सकें। और फाइनली मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपको पता होना चाहिए क्लाउड वॉच किस तरह से यूज़ करते हैं आप ग्राफाना जो है प्रॉम्थियस के थ्रू किस तरह से उसके डैशबोर्ड्स बनाते हैं और उसको इंटीग्रेट करवाते हैं सिस्टम में। ये तमाम चीज़ें इसमें कंपलसरी हैं, तो इनको प्रॉपर्ली सीखना पड़ता है। और उसके बाद फाइनल स्टेज पे हम अगर क्लाउड साइड पे आ जाएँ तो वन एंड ओनली AWS हमारे पास है बेस्ट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मेरे ख्याल में यूज़ होने वाला क्लाउड है वो AWS है। और उसके बाद फिर हमारे पास एज्यूर आता है, माइक्रोसॉफ्ट, देन GCP। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का ये है कि जो AI ऐप्स होती हैं, AI की तरफ जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, तो वो लोग ज़्यादातर गूगल को टारगेट करते हैं क्योंकि वो नेटिवली सपोर्ट करता है AI को। और उसके बाद जो है फिर हमारे पास ओरेकल आ जाता है, जो ERPs वगैरह जो हमारे पास जितने भी डेटाबेसेस चल रहे हैं, तो वो लोग ओरेकल को टारगेट करते हैं। इसका बहुत कम नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसकी रीज़न ये, वो पहले इतना बड़ा टेक जाइंट है कि उसको ज़रूरत ही नहीं अपनी मार्केटिंग की। बाकी AWS, एज्यूर, ये लोग तो अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं। बाकी और भी हमारे पास क्लाउड है, IBM क्लाउड है या अली बाबा क्लाउड है। अगर मिडिल ईस्ट गल्फ़ वगैरह की साइड पे जाते हैं तो अली बाबा क्लाउड वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में जो है वो तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं। खैर इसका इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह हम बाद में पूरा डिटेल में करेंगे। मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ इसकी स्टार्ट करूँ जिसमें मैं बेसिक से लेके बिल्कुल आखिर में हम लोग एक्सपर्ट लेवल तक जाएँ और क्लाउड को पूरा समझें किस तरह से क्लाउड पे काम हो रहा है। मतलब जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मुझे पता है आती चीज़ें, वो सब के सब मैं ना सिखाऊँ इंशाल्लाह। हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा एक सेशन ज़रूर रखूँ। तो फ़िलहाल जो है हम आज का हमारा एक टॉपिक, कंटिन्यू टॉपिक है ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का। देखिए जब हम इंस्टेंस यूज़, आप लोगों ने यकीनन जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग इंस्टेंस ज़रूर यूज़ करते होंगे, ठीक है। उनको चाहिए कहाँ टेस्टिंग करें, कोई इन्वायरमेंट चाहिए उनको। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोग फॉर एग्जांपल अगर अमेज़ॉन के AC2 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जब आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, आपने इसके टाइप फ्री टियर में T2 माइक्रो मशीन ले ली, या जो भी आपके जो आपको सूटेबल है, T2 मीडियम यूज़ कर सकते हैं, की पेयर, ये सब क्या चीज़ें ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो असल चीज़ है नेटवर्क में आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, आप लोगों को जो ये अमेज़ॉन जो प्राइवेट क्लाउड आप लोगों को ऑफ़र कर रहा है वो एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से उसने बनाया हुआ है और आप उसी के ऊपर काम करते हैं। ये इसको जो है ना, इसकी लिमिटेशन होती है, इसके अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं कुछ, आप उसी के ऊपर रहते हुए काम कर सकते हैं। आप इसको इन्हेंस नहीं कर सकते अपने नेटवर्क को, और आप इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, इंस्टेंस लेवल तक आप सिक्योरिटी ग्रुप में थोड़ा बहुत तो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट सब नेट लेवल पर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है ना फिर बनाएंगे अपना अपना पूरा है ना
प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे। अभी हमारे पास बना हुआ है, मतलब हमारे पास खुद से नहीं बनाया हमने, कस्टमाइज़ नहीं है, तो ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है। मतलब वैसे लर्निंग पर्पज़ के लिए तो इनफ है, बट अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करें, तो वहाँ पे इसकी फिर मतलब यूज़लेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसकी जिस सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं वो है VPC, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, तमाम क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो हमें ये सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कि एज्यूर की बात करें तो एज्यूर जो है VNet के नाम से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल नेटवर्क। और गूगल GCP जो है हमारा, तो वो इसी नाम से ही कर रहा है, VPC के नाम से प्रोवाइड करता है। और एकल जो है वो वर्चुअल क्लाउड नेटवर्क के नाम से यही सेम सर्विस ऑफर कर रहा है। और मैं ओरेकल के भी एक दो प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, तो इसका भी मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया है, इस पर मैंने काम किया। और अगर इसकी बात करें GCP का, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, सेम वही है। जब हम बिल्कुल इनिशियली ये मैं करवा चुका हूँ, मगर जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले देखें हम लोग, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया इसका, यहाँ पे लिखा है क्रिएट VPC। अब हमने क्रिएट करना है बिल्कुल अपने हिसाब से। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ, VPC एंड मोड। अब इसमें जब मैं जाऊँगा, पूरा इसने मुझे मेरा क्लाउड का जो नेटवर्क है ना प्राइवेट, ये इसने मुझे बना कर दे दिया। मतलब ये वही बात होगी कि जो EC2 इंस्टेंस में आप लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये सारा काम हमने करना है, पूरा मैप है इसका, रिसोर्स मैप कहलाता है ये। तो ये हमने पूरा अभी खुद से डिज़ाइन करना है, पूरा आर्किटेक्ट हम इसका बनाएंगे कि किस तरह से काम करते हैं, इंटरनेट गेटवे क्या होता है, ये सब तमाम चीज़ें। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी लिमिटेशन होती हैं, इसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स हमें कम मिलते हैं, और हम सब नेट लेवल पर जो है कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी इसमें लिमिटेशन होती हैं। तो इसलिए हम लोग खुद से इसको पूरा इनिशियली डिज़ाइन करेंगे, एक एक चीज़ A to Z तमाम चीज़ें हम खुद से डिज़ाइन करते हैं। तो इसका हम नाम रख देते हैं सबसे पहले, ठीक है, डेमो VPC2 रख दिया। अब ये बोल रहा है कि IP4 के हिसाब से बनाने हैं अपने, या इसके क्या कहते हैं IP6 के हिसाब से। हमने जो है IP4 यानी कि IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 जो है वो आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, होता है मगर बहुत कम। सबसे ज़्यादा जो है हम लोग IP वर्जन 4 यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंस पता है आप लोगों को, IP4 और IP6 क्या होता है, किस तरह से? जी जी बिल्कुल, IPv4 और IPv6 में ये डिफरेंस होता है कि IPv4 के जो है ना एड्रेस स्पेस, वो स्मॉल होती है, वो इंटीजर्स होते हैं, 4 इंटीजर्स होते हैं डॉट सेपरेटेड। और IPv6 में जो है वो बेसिकली वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें मुझे एग्जैक्ट बिट्स नहीं याद, लेकिन वो बेसिकली ना वो उसमें ज़्यादा बाइट्स होती हैं पर इसके, और वो बेसिकली मॉडर्न है और उसमें ज़्यादा एड्रेस स्पेस ज़्यादा है। क्या बिल्कुल बिल्कुल IPv4 की जो एड्रेस स्पेस है वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। जी। IP4 जो हमारा 32 बिट पे जो है ना वो वर्क करता है, और जबकि ये आपको इसमें देख भी लेंगे, ठीक है, ये मेरा IP4 एड्रेस है। तो ये जो पहला आप लोगों को ब्लॉक नज़र आ रहा है, 8 बिट्स का ये हो गया, 8 का ये हो गया, 16 + 8 24 + 8, ठीक है, 32। ये हमारा 32 बिट्स ये बन गया ये हमारा। जबकि जो IP6 होता है हमारा, उसका एड्रेस देखिए कितना डिफिकल्ट है। मगर इसका फ़ायदा ये कि समझ लें लिमिटलेस, इस बिल्कुल अनलिमिटेड है, इसमें आप जितना IP एड्रेस बना सकते हैं। जबकि IP4 में आपके मैक्सिमम जो 65,355 इस तरह की आपकी रेंज आती है, ठीक है। तो अब हमने इसको बताना है कि हम जो अपना पूरा प्राइवेट क्लाउड बना रहे हैं, तो हमें क्या उसकी रेंज चाहिए। तो डेफिनेटली इसके जो हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसी के ऊपर जाएंगे। 16 का मतलब सबसे ज़्यादा हम लोगों को IP रेंजेस इसमें मिलेंगी, ठीक है। ये जो स्लैश के बाद जो वैल्यू साइडर ब्लॉक कहलाता है हमारा। साइडर मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अगर मैं इसको 32 कर दूंगा तो सिर्फ एक एड्रेस में एक IP एड्रेस मिलेगा मुझे, तो जो कि यूज़लेस है, मगर वो भी हम यूज़ करते हैं जब हम प्राइवेट, जब हमें सिर्फ एक IP को एक्सेस देना होता है, जैसे कि SSH इंटू, जब मुझे करना है तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मेरी ही IP से हो, तो उस सूरत में हम इसको 32 देंगे।
और दूसरी बात ये है कि इसको जो है ना, एक और बात क्या बतानी थी, चलो इसको अभी बताता हूँ। टेनेंसी, ठीक है, इसका कुछ आइडिया है कि टेनेंसी से क्या मतलब? जी, टेनेंसी, मैं एक जगह पे काम करता था, वो ना डील करते थे एमएसपीज में, जो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स में। सही। तो वहाँ पे हम ये अक्सर टेनेंसी का वर्ड यूज़ करते थे। तो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली एक फ्रंट पेंड, एक साइड साइड की तरह होता है। सही। तो आगे उनके आगे पे डिफरेंट यूजर्स होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, यूजर्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एक क्लाउड सर्विस, अगर ये जो है वो क्लाउड सर्विस अमेजोन की बराह रास्त भी खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ एमएसपीज होते हैं वो भी अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो जब मैनेज सर्विस प्रोवाइडर होता है, उनकी ज़्यादातर यूरोप में है ये लोग, तो उनका एक अपना रोल होता है, उनकी एक अपनी मतलब अलग ही जो है वो दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डिफरेंट सर्विसेज हाँ। को कंबाइन करके प्रोवाइड करते हैं। और टेनेंट का बेसिकली टेनेंट होता है किराएदार। जैसे। तो वो मुख्तलिफ सर्विसेज के ऊपर जो है वो टेनेंट्स को मैनेज करते हैं। मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ टेनेंट्स टेनेंट्स होते हैं। लेकिन आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइए, ये मेरी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। नहीं, आपने जो बात कही ना, आपने थर्ड पार्टी सॉल्यूशन की बात करी, वो बिल्कुल सही है आपके हिसाब से। ठीक है, अभी हम AWS में रहते हुए बात करते हैं। अभी टेनेंसी जो है ना, यहाँ पे इसको छोड़ दें। टेनेंसी जब हम आगे जाएंगे ना, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उस वक्त आपको उसके 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन होगा डिफ़ॉल्ट, जो कि हम यूज़ करते हैं, और एक होता है डेडिकेटेड इंस्टेंस टेनेंसी कहलाता है वो, और तीसरा ऑप्शन होता है मैम होस्ट टेनेंसी के नाम से। एक मिनट दीजिए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन मैं बता रहा था, होस्ट टेनेंसी के नाम से होता है। जो पहला बाय डिफ़ॉल्ट है, इसका मतलब होता है जो जिस सर्वर पे हमारा इंस्टेंस चल रहा है ना, तो उसके वो शेयर्ड हार्डवेयर है। उसके अंदर जो दूसरे AWS के जो कस्टमर हैं, यानी कि आप हो गए, आपका अकाउंट है, और दूसरे यूज़र्स हैं, एहसन साहब हैं, आप हैं, या मैं हूँ, तो हम तीनों का जो है ना एक ही मशीन के ऊपर जो है ना अकाउंट चल रहा है। तो ये शेयर्ड हार्डवेयर कंसेप्ट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही चल रहा होता है। बट जब प्रोडक्शन में आते हैं, लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस की तरफ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेडिकेटेड इंस्टेंस टेनेंसी यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हार्डवेयर जो है ना, वो बिल्कुल डेडिकेट कर दिया जाता है एक पार्टी की तरफ, कि एक कस्टमर है, वो सिर्फ वही उसको एक्सेस करेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी दूसरा AWS का यूज़र जो है, वो उस मशीन को, फिज़िकल मशीन को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये उसमें फ़र्क है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके अंदर, जैसे कि आपने परचेज़ कर लिया वो, तो उसके बाद आप जो है, एक और आपका अकाउंट है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं, मगर वो आपकी इजाज़त से होगा, आपकी परमिशन होगी, और आपकी नॉलेज में रहते हुए होगा, मगर कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता। ये फ़र्क होता है। और जो डेडिकेटेड होस्ट टेनेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ये बिल्कुल लार्ज इंटरप्राइजेज होता है, नेटफ्लिक्स वगैरह, जो इस तरह की बड़ी फर्म्स होते हैं, जो बिग जाइंट्स होते हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं, और ये अपने लाइसेंस के हिसाब से यूज़ करते हैं। उनके अपने सॉफ्टवेयर के लाइसेंस होते हैं, और उसमें जो है ना, इस तमाम हार्डवेयर को अपने हिसाब से ये लोग अप एंड डाउन करते हैं, स्केल अप करते हैं उसको, कि उसके अंदर कौन से कितने कोर्स होने चाहिए, और उसके अंदर कितनी रैम, ये सब तमाम चीज़ें जो है ना अपने हिसाब से इन्हेंस करते हैं। जबकि जो मैं पिछली बात कर रहा था डेडिकेटेड इंस्टेंस में, उसमें आप इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आपको एक्सेस दे दिया जाएगा बस। जबकि यहाँ पर आपके फुल कंट्रोल है, आप अपने हिसाब से बाद में जैसे चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेनेंसी होगी। अब हम ज़रा स्टार्ट, बिल्कुल नाम भी हमने इसको दे दिया, हमने बता दिया हमें 16 का जो है चाहिए। अब हम क्रिएट कर देते हैं अपने VPC। समझ में आ गई ना बात, या कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हो ना, मेरे से पूछ लेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई सर, बेहतरीन है। ठीक है, तो अब हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बन चुका है। एक इसका मेजर मतलब हमने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब उसके अंदर हम कंपोनेंट्स को फिट करेंगे। ये मैप है हमारा, अभी बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रही है। अब इसमें चीज़ें ऐड होती जाएंगी। सबसे पहला काम जो है, अब इसमें हम करेंगे, सबनेट्स को ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक ये चीट शीट आप समझ लें कि इसमें हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, जिस सीक्वेंस से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने VPC क्रिएट किया, उसके बाद आप सबनेट बनाएंगे, देन राउटेबल्स, फिर इंटरनेट गेटवे अटैच करेंगे, और नेट गेटवे अटैच करेंगे अपने प्राइवेट सबनेट के साथ। ये काम करना है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं सबनेट की तरफ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी पूछें।
EC2 में जो इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, अब यहाँ पे आप ये VPC के थ्रू जा रहे हैं, तो EC2 वाले जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ये VPC वाला डैशबोर्ड ये डिफरेंट है, इनमें को थोड़ा डिफरेंस किसी टाइम बताइएगा। नहीं नहीं, आप सिर्फ इसके यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे हैं या ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा क्लाउड यूज़ हो रहा है, मतलब कौन सा नहीं, नेटवर्क? वो ये है कि ये यूजर इंटरफेस अलग-अलग है, EC2 का भी UI हमारे पास अवेलेबल है, जी जी सेम। तो उसके होते हुए फिर ये भला इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है हमें, ये मैं अच्छा पूछना चाह ठीक रहा है। हूँ जी। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था ना कि जैसे हम EC2 इंस्टेंस आप जब लॉन्च करते हैं तो वो आपको एक डिफ़ॉल्ट जो है ना इंस्टेंस डिफ़ॉल्ट VPC आपको देता है। ठीक, उसकी लिमिटेशन होती है। वो आप लर्निंग पर्पस के लिए तो ठीक है आपके लिए, या छोटी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी ठीक है। ये लेकिन नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, ये आपको यहाँ पे एक अपना जो है ना VPC वो दे देगा, आपको प्रोवाइड कर देगा, ये इसका एड्रेस है। ठीक है। जी जबकि मैं इसको यूज़ नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? क्योंकि मैंने जो एक एप्लीकेशन बनाई है वो जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि उसका डेटाबेस जो है ना वो पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो। उसका जो जितना भी बैक एंड पे काम हो रहा है ना वो सारा जो है ना वो उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ जिस ऑन प्रेमिसेस मैं चाह रहा हूँ कि वहीं से एक्सेस मिले उसको, पब्लिकली एक्सेस नहीं मिले उसको। ठीक है। तो ये काम जो है ना यहाँ पे करना बड़ा मुश्किल है इस जी, इस क्लाउड में। ठीक होगा, तो VPC से जाएंगे तो वो हमारा जो वो मोर ऑप्शंस होंगे, सिक्योर बिल्कुल ज़्यादा सिक्योर होगा अगर हम VPC के बिल्कुल। ऑप्शन से सिक्योरिटी जाएंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है हमारी, कि हम जिसको चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन हो सिक्योर हो, हमारे डेटाबेस पे कोई पेनिट्रेट ना कर सके। तो इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। और यही डिज़ाइन जो क्लाउड इंजीनियर होता है उसका काम ही यही होता है कि उसको पूरा आर्किटेक्ट इस तरह से डिज़ाइन करे कि उसमें कोई भी जो है ना वल्नरेबिलिटीज़ ना हो, उसमें कोई भी जो है उसमें पेनिट्रेट ना कर सके। ये काम है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट सबनेट, हम इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि इसमें ज़्यादा कौन सा आपने VPC अटैच करा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेमो VPC 2 के नाम से क्रिएट किया था, तो उसको मैंने लिख दिया। इसने बता दिया कि 16 साइडर ब्लॉक है इसका, यानी कि 65,000 समथिंग इसमें IP एड्रेसेस मिलते हैं। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि कितने सबनेट्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक पब्लिक सबनेट बनाते हैं। ठीक है, पहला मैंने जो इसका नाम रखा है पब्लिक सबनेट 1। अब अवेलेबिलिटी जोन, यानी कि एक जो हमारा रीजन है ये नॉर्थ वर्जीनिया है मेरा। ठीक है, US ईस्ट 1 कहलाता है ये। तो एक जो रीजन है उसके अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन ऑफर कर रहा है AWS। ये 6 अवेलेबिलिटी जोन आपके सामने हैं। अगर मैं उस ऑप्शन पे जाता ना, जो यहाँ से अगर मैं जाता तो मुझे 6 अवेलेबिलिटी जोन नहीं मिलते, सिर्फ 2 या 3 यूज़ में आते हैं मेरे। या अगर मैं VPC एंड मोर के ऑप्शन पे जाता, जब मैं VPC क्रिएट कर रहा था तब भी मुझे ये 6 नहीं मिलते। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे खुद से डिज़ाइन करने का। मेरी मर्ज़ी में चाहूँ तो एक मैं 1C के अंदर बना लूँ, 1D के अंदर बना लूँ, टोटल मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी जोन का आइडिया है आप लोगों को क्या है मतलब इसका? अच्छा, रिसेंटली एक और स्टूडेंट ने कोई किसी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया था फास्ट एच के नाम से। जी। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन का ये होता है कि ये डिफरेंट जगह पे ना ग्लोबली अमेजोन ने अपने सर्वर्स जो फिजिकल प्लेस किए हैं जी डेटा सेंटर्स, ये उससे रिलेटेड होता है। तो ये सर्विस की स्पीड के लिए होता है ये। तो बाकी फास्ट से अब आप हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना तारफ करवा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। फास्ट, काइंडली फास्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलें, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आपने सही डेफिनेशन बताई। इसकी अवेलेबिलिटी ज़ोन ये होता है कि एक रीजन के अंदर जो है ना ये मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन्स बना देते हैं। तो उस और एक अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर 2 से 3 डाटा सेंटर होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम 2 होते हैं और ये उससे ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है कि इन केस ऑफ एनी मतलब समझ लें कि कुछ कोई भी इशू हो जाए, कहीं डाटा लॉस्ट हो जाए
डाटा ब्रीच हो जाए, कोई आग लग जाए, इस तरह का कोई भी इशू होता है एक डाटा सेंटर में, तो ऑटोमेटिकली ये तमाम डाटा जो है ये शिफ्ट कर देता है दूसरे डाटा सेंटर के ऊपर। और इन केस पूरे डाटा सेंटर जो पूरा एक अवेलेबिलिटी जोन है उसमें कोई इशू हो जाए तो ये दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे उस डाटा को शिफ्ट कर देता है, विद इन सेकेंड्स ये काम हो जाता है। तो जो एंड यूज़र होता है, हमारा क्लाइंट होता है, उसको बिल्कुल भी जो है ना किसी किस्म का डिले फील नहीं होता। अच्छा, बाकी जो आपने ये बात कही स्लो और फास्ट की, तो उसके लिए लेटेंसी का कंसेप्ट होता है, वो मैं इंशाल्लाह जो है CDN जब मैं करवाऊँगा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में बताऊँगा किस तरह से एज लोकेशन को हम सेट करते हैं, ठीक है। तो वो फिर इंशाल्लाह उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि लेटेंसी को किस तरह से हम स्लो डाउन करते हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे बता दिया अवेलेबिलिटी ज़ोन किस में बना रहा हूँ, पब्लिक सबनेट 1, तो पहला मैंने US ईस्ट 1A पे मैंने बना दिया उसको। अच्छा, अब कितने इसकी रेंज कितनी रखें, ये तो ये यहाँ पे हमने बताना है, ठीक है। 10.0 पहला है तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। मैं इसको चाहूँ 256 मेरे पास जो है ना IP आ जाए, तो मैंने इस पर /24 सेलेक्ट कर दिया, ये बता भी रहा है छोटा सा ना 256 IPs आ गए। अच्छा, 256 का मतलब ये नहीं कि पूरे 256 मिल जाएंगे, इसमें 5 IP एड्रेस जो है ना वो AWS अपने पास रिजर्व करता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपके जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, इंटरनेट गेटवे होगा, राउटेबल्स होंगे, ये सब एक एक IP एड्रेस तो ये लोग ले लेते हैं। उसके बाद आपका दो तीन जो है ना ये फ्यूचर के लिए भी रिजर्व करके रखते हैं AWS। तो समझना इसमें 256 में 251 आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया, IP एड्रेस बता दिया, ऐड न्यू सबनेट, ठीक है। पहला पब्लिक सबनेट 1 था, अब हम बनाते हैं प्राइवेट के नाम से। ये भी मैं अवेलेबिलिटी जोन 1A के अंदर बना रहा हूँ। अच्छा, सबनेट बनाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा IP एड्रेस जो है ना फ़र्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 0 रखी थी रेंज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, क्योंकि अगर मैं इसको भी 0 कर दूँगा ना तो ये क्लैश हो जाएगा, इस कंफ्यूज हो जाएगा हमारा पूरा प्राइवेट नेटवर्क के जो कौन सा एक्सेस जो है प्राइवेट पे भेजना है, कौन सा पब्लिक पे भेजना है। एक और बनाते हैं सबनेट, ठीक है, चार्ज लगा। ठीक है, अब हम बना रहे हैं सबनेट नंबर 2, पब्लिक सबनेट है, इसको मैं बना देता हूँ रीजन 1B के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? जी, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ये है कि ये जो हमने सबनेट्स बनाए हैं, सबनेट तो मेरे मालूमात के मुताबिक होता है कि नेटवर्क को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो ये हमने सिक्योरिटी के लिए बनाए हैं। अगर हम ये ना भी बनाते तो भी हमारा हाँ, गुजारा हो गुजारा जाना तो हो था। जाना था, मगर आपकी एप्लीकेशन का जो है ना वो फिर आप उसके लिए फातिहा पढ़ लेते, अभी बता रही अच्छा थी। अच्छा, ठीक ठीक है। है, 1B इसका हमने रख लेना 10.0। मैं नईम साहब का वेट कर रहा था, मगर वो आए नहीं, मसरूफ़ होंगे वो। हमारे यहाँ दिल अजीज़ नईम भाई जो है। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जी, सवाल का जवाब देता हूँ। पहला पब्लिक सबनेट 1 है। फिलहाल आप गैर हर दिल अजीज से काम चलें। ठीक है, पब्लिक ये हमारा प्राइवेट हो गया। IP एड्रेस एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ताकि क्लैश ना हो, ठीक है। अब इसको हम क्रिएट कर देते हैं, अगर इसमें कोई इशू होगा तो यहीं पे हमें पता चल जाएगा। अच्छा, आपका जो सवाल था कि हमने ये प्राइवेट और पब्लिक सबनेट्स क्यों बनाए हैं, तो उसकी वजह ये है कि एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, ठीक है, सब यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप में
हम आप लोग जो है ना एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या कोई और भी एप्लीकेशन होती है, तो उसमें आप पब्लिकली एक्सेस देते हैं अपने क्लाइंट को, अपने यूज़र्स को, कि वो इंटरनेट को एक्सेस करें, उसमें जो भी डेटाबेस यूज़ करना है, जो भी मतलब आपने काम कर रहे हैं, फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मगर व्हाट्सएप जब अपडेट करता है अपने आप को, तो क्या आपको पता चलता है कि ये कैसे अपडेट हो रहा है? बैक एंड पे एकदम से अपडेट हो जाते हैं, एकदम से फीचर्स चेंज हो जाते हैं, इमोजीज चेंज हो जाते हैं, स्टेटस के सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये कैसे कर देता है? तो इसको ज़रूरत है डेफिनेटली, व्हाट्सएप को भी तो अपडेट करनी है ना, उसमें बग्स आ सकते हैं, कोई भी एरर्स आ सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए ना एक कौन से रास्ते से इसको एक्सेस दिया जाए, ये एक बड़ा इशू होता है। क्योंकि अगर पब्लिकली एक्सेस दिया जाए, जिससे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है व्हाट्सएप, और वो लोग भी उसी के ज़रिए अगर अपडेट करने लग गए ना व्हाट्सएप को, यानी कि पब्लिक सबनेट की वजह पब्लिक सबनेट को यूज़ करते हुए, तो इनका तो फिर समझ लें कि ये तो वल्नरेबल हो गया ना। इस पर तो कोई भी यानी कि इसको हैक कर सकता है, सिस्टम के अंदर घुस सकता है ईजिली। तो इसलिए बिल्कुल इसको आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, प्राइवेट सबनेट क्रिएट करते हैं और उससे एक्सेस देते हैं व्हाट्सएप को अपना। जो भी उनको अपडेट करना होता है, कोई फीचर रिमूव करना है या ऐड करना है, तो उसको प्राइवेट सबनेट बनाते हैं और उसके बाद जो है ना उसको एक्सेस दे देते हैं। और वो एक्सेस जो होता है वो उनके अपने सर्वर से होता है, जो जहाँ इनका फिज़िकल सर्वर मौजूद है, वहाँ से ये लोग उसको कनेक्ट करके एक्सेस दे देते हैं, और जो भी उनको अपडेट करनी हो तो वहाँ पे उसको अपडेट करते हैं। ये बिल्कुल हिडन होता है पब्लिक से, पब्लिक को कुछ नहीं पता कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, उनका डेटाबेस कहाँ पर है, किस जगह पर है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है। तो तमाम चीज़ों को हाइड करने के लिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्राइवेट सबनेट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब हमने सबनेट बना दिए हैं। अब आते हैं हम राउटेबल्स की तरफ। मदिया, आप मौजूद हैं? हाँ मदिया हैं। लास्ट सेशन में हमने ये काम किया था, तो तुम बता सकती हो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। आई थिंक शी इज़ नॉट विद अस। चलो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं आगे। वैसे जैनब तुम भी मौजूद थी, तुम भी बता सकती हो। अच्छा चले, मैं बताता हूँ। ठीक है, जब भी हम सबनेट बनाते हैं ना, जितने भी आपने बनाने हो, तो ये क्या करेगा, एक राउटेबल बना देगा ये आपके पास। ठीक है, एक राउटेबल खुद से क्रिएट कर देगा। और ये क्यों करेगा? क्योंकि इसने सबनेट्स को भी तो किसी जगह पे रखना है ना, कहीं ना कहीं। तो कहाँ इसको, मतलब किस जगह पे ये बनाएगा, इसलिए एक बाय डिफ़ॉल्ट ये एक सबनेट बना देगा। तो ये कहाँ पर है, अब इसको कौन सा इसने क्रिएट किया है, इसको जरा चेक करते हैं हम लोग। रिसोर्स मैप पे जाएंगे हम अपने वीपीसी में। ठीक है, ये हमने सबनेट्स क्रिएट कर लिए अब तक, सही है। और ये राउटेबल मैंने नहीं बनाया, ये इसने खुद से बना दिया। तो इसको हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन करते हैं, ये राउटेबल पेज पे हमें ले जाएगा। ठीक है, ये हमारा वो राउटेबल है जिसने अभी अभी बनाया। तो इसको हमने क्या करना है, इसके देखा आंखों में 40 BR है। सबसे पहले इसको रीनेम करते हैं 40B को। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ प्राइवेट। ये बस नाम का पहले कर दिया। लास्ट सेशन में हमने ये वाला बनाया था नीचे वाला, इसको हम कर देंगे प्राइवेट राउटेबल। एक टी एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ठीक है, ये तो चलो हो गया। अब हमने क्रिएट करते हैं पब्लिक राउटेबल। सॉरी, हाँ पब्लिक के लिए। तो हम इसका नाम रख देते हैं पब्लिक। बीपीसी कौन सा अटैच करना है, जो हमने अभी बनाया है? अच्छा सर, वो ये जो राउटिंग टेबल है, ये पहले तो ये राउटर्स वगैरह में होते थे राउटिंग टेबल, तो अब हम यहाँ बना रहे हैं, तो देखें, इसके किस तरह से सबनेट जो होगा? है ना, सबनेट आपने बना लिए। अब सबनेट को इंटरनेट का एक्सेस किस तरह से देना है, किस समझ लें रास्ते से आपने उसको गुजारना है, उसके लिए राउटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। राउटेबल्स बताता है, डिफ़ाइन करता है कि आपका इंटरनेट एक्सेस जो है सबनेट को किस तरह से मिलेगा।
इसलिए हमने राउटेबल बनाने ज़रूरी हैं। और राउटेबल्स को इंटरनेट कौन दे रहा है, इसके लिए हम अभी क्या कहते हैं नेट गेटवे बनाएंगे, इंटरनेट गेटवे इसको ऐड करेंगे, अटैच करेंगे अभी हम। ये जैसे जैसे होगा ना तो आपको और ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हमने अपना प्राइवेट एक राउटेबल बना दिया और एक पब्लिक राउटेबल बना दिया। अब हम बनाते हैं इंटरनेट गेटवे। अच्छा, अभी हमने सिर्फ बनाया है, मतलब नाम रखे हैं, अभी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। अभी हमने इसको अटैच करना है, तो इंटरनेट गेटवे पे जाते हैं, क्रिएट करते हैं इसको, नाम लिख देते हैं IGW, मतलब इंटरनेट गेटवे। ये इसको हम क्रिएट कर देते हैं। बहुत आसान है, इसे क्रिएट कर दिया, मगर अभी डिटैच मोड पे, अभी हमें इसको अटैच करना है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको एक्शंस में, अटैच टू VPC, इस पर क्लिक करेंगे, पूछेगा कौन सा VPC, तो ये हमने क्रिएट किया है, इसको इससे अटैच कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने सिर्फ अटैच किया है, इसको एसोसिएट नहीं किया, एसोसिएट अभी हम करेंगे। तो आते हैं अपने राउटेबल्स की तरफ। तो ये रहा हमारा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक राउटेबल है हमारा। ये बता रहे हैं कि पब्लिक राउटेबल पे सबनेट कौन सा एसोसिएट करना है। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें हम एसोसिएट करते हैं जो पब्लिक सबनेट हमने बनाया। देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ। राउटेबल्स में मैं गया, सही है, मैंने सिलेक्ट कर लिया ये वाला पब्लिक राउटेबल जो अभी हमने बनाया था, और उसके बाद सबनेट एसोसिएशन, सबनेट एसोसिएशन में एडिट सबनेट एसोसिएशन। अब यहाँ पे मैं दोनों पब्लिक वाले जो है ना सिलेक्ट कर लूँगा, पब्लिक सब 1, पब्लिक सब 2, ठीक है, और सेव एसोसिएशन। तो ये हो गया पब्लिक का। अब आ जाते हैं हम प्राइवेट पे, सबनेट एसोसिएशन पे आएंगे, एडिट सबनेट, ठीक है, प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट सबनेट 2। चेक कर लेते हैं कि वाकई में इनमें अटैच हो गए कि नहीं। ठीक है, ये दोनों लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब पब्लिक के अंदर राउट्स, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, सेकंड टैब है राउट्स का। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इंटरनेट गेटवे अपना, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहा। अब मैं इसको इंटरनेट गेटवे अटैच करूँ, एडिट राउट्स पे जाऊँगा, किस चीज़ पे हमने ऐड करना है, इस पर हम 0.00 अगर सेलेक्ट करें, इसका मतलब होता है एनीवेयर, यानी कहीं से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। पब्लिक, इसका मतलब होता है पब्लिक, ठीक है। अब क्या चीज़ मैंने अटैच करनी है, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्लिक किया, ये आ गया मेरा, ठीक है, डेमो VPC लिखा हुआ है, अभी हमने क्रिएट किया था, और उसको सेव चेंजेस। ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लिएगा। अच्छा, राउट्स में गए, चेक कर लेते हैं कि हमने जो अभी एसोसिएट किया है, हम बिल्कुल ये हमारा सक्सेसफुली जो है राउटेबल कनेक्ट हो गया इससे। अच्छा, इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ये समझ लें कि एक तरह से ये हमारे ट्रैफिक को मतलब उसका जो एंट्रेंस है ना उसको देखेगा, हमारा ट्रैफिक सक्सेसफुली जो है वो इंटरनेट से उसका एक्सेस जो है वो हो जाए, जो भी हमारी एप्लीकेशन है। तो अगर इंटरनेट गेटवे नहीं होगा तो ये पब्लिकली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए हमें लाजमी तौर पर इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। और जो मैं अभी बात कर रहा था प्राइवेट गेटवे की, मतलब प्राइवेट सबनेट की, तो अब हम इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, अब तक जो भी हमने काम किया ना ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भी हमारे पैसे नहीं लगते, मगर अब जो हम काम करेंगे उसके पैसे लगेंगे। हम जाते हैं नेट गेटवेज पे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये मैं बनाऊंगा प्राइवेट सबनेट के लिए, क्रिएट नेट गेटवे। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि कौन से सबनेट के लिए बना रहे हैं। अब ये जो नेट गेटवे हम बना रहे हैं ना थोड़ा ट्रिकी है,
इसको मुझे इसलिए बना रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि जो मेरा सबनेट प्राइवेट है, जो मेरी एप्लीकेशन का डेटाबेस है, बैक एंड पे जितने भी सर्वर चल रहे हैं, वो उन सब का पब्लिकली एक्सेस ना हो। इसलिए मैं बना रहा हूँ कि बिल्कुल प्राइवेट रहे, आइसोलेटेड रहे, दुनिया से डिसकनेक्ट रहे, ठीक है, कोई भी इसको पब्लिकली एक्सेस ना कर सके। मगर इसको बनाने का तरीका ये कि हम इसको बनाएंगे पब्लिक के लिए, ठीक है। सबनेट जो मैं सिलेक्ट करूँगा ना, वो होगा पब्लिक सबनेट, ठीक है। ये पब्लिक के ऊपर बनेगा, ये प्राइवेट पे नहीं बनेगा। और उसके बाद मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा क्या कहते हैं, प्राइवेट सबनेट से, ताकि इसको इंटरनेट मिल जाए बट प्राइवेटली। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया ये? सर इंटरनेट मिल जाए बट प्राइवेटली का थोड़ा सा नहीं, बता इंटरनेट दीजिएगा। इसका एक्सेस आप इसको अपडेट कैसे करेंगे एप्लीकेशन को? इसके लिए इंटरनेट तो चाहिए ना। आप भले ही अपने सर्वर से करेंगे, जी जी। आपका सपोज़ करें आपका सर्वर जो डिफेंस में है, वो एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन आपकी पूरी दुनिया में चल रही है इस वक्त। तो मगर आपने जो एक फीचर ऐड किया है, आपने फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपने कॉलिंग फीचर के अलावा आप चाह रहे हैं वीडियो कॉलिंग फीचर मैंने ऐड करना है, तो उसमें अपडेट कैसे करेंगे आप उसको दुनिया में कहीं से भी बैठ के अपडेट नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपने डिफेंस के ऑफिस में, जहाँ पे भी आपका डाटा सेंटर है, या जो भी आपका जहाँ पे सर्वर बनाया हुआ है, आप उस पर जाएंगे, और वहाँ पे प्राइवेटली इसको जो है ना, प्राइवेट सबनेट के थ्रू आप इसको अपडेट कर देंगे। और ये वन वे कम्युनिकेशन होती है, वहाँ से कोई आपके ऊपर रिप्लाई नहीं आएगा, आपने डायरेक्टली सिर्फ उस तक आपने अपनी चीज़ जो है ना अपडेट करवा देनी, दैट्स इट। क्योंकि पब्लिक, हाँ, अच्छा, पब्लिकली सिक्योरिटी करेंगे तो फिर ठीक तो है। डेफिनेटली ना उसमें तो हैक हो जाएगा, इस तरह की कई चीज़ें हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसको आपने बिल्कुल आइसोलेट करना है, दुनिया से छुपा के रखना है। ठीक है, तो मैंने उसमें पब्लिक सबनेट सेलेक्ट कर लिया, कनेक्टिविटी टाइप बता दिया पब्लिक है, एलोकेटेड इलास्टिक आईपी करेंगे हम। इलास्टिक आईपी जो होती है आपकी चेंज नहीं होती, और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, नेट गेटवे हमारा बन चुका है। अब हम दोबारा जाएंगे राउट टेबल्स पे। ये रहा प्राइवेट राउट टेबल, सबनेट हम पहले ही एसोसिएट कर चुके हैं। राउट्स में जाएंगे, बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए, एडिट राउट्स, ऐड और एनीवेयर सेलेक्ट करेंगे, यानी पब्लिक। और क्या चीज़ ऐड करनी है हमने, नेट गेट में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये हमने अभी बनाया है। ठीक है, इसको सेव कर दें। ये सक्सेसफुली इसके साथ कनेक्ट हो गई है। अब हम चेक करते हैं अपने जो वर्चुअल नेटवर्क हमने बनाया है, तो किस तरह का बना है। इसके रिसोर्स मैप पे जाते हैं, ये देखें, ये मेरा पब्लिक जो है, पब्लिक सबनेट 1 है, ये जा रहा है पब्लिक राउट टेबल पे, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेट गेटवे से अटैच है, यानी कि इसको दुनिया में कहीं से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट गेटवे से अटैच है। और ये पब्लिक सबनेट 1 और 2 दोनों इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये परफेक्ट हमारा एक क्लाउड नेटवर्क बन चुका है। प्राइवेट को आप देखें तो ये प्राइवेट सबनेट जो है, ये प्राइवेट राउट टेबल से कनेक्टेड है, और नेट से कनेक्ट है, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो प्राइवेटली जो चीज़ कनेक्ट है, तो उसको फिर आप प्राइवेटली अपडेट कर सकते हैं, जो भी आपने काम करना है, अपडेट्स वगैरह या बग्स रिमूव करना है, वो सारा काम आप इसके ज़रिए करते हैं। तो ये बिल्कुल हमने एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने एक राउट टेबल, एक पूरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है हमने तैयार कर लिया है। ये बताएं इसमें कोई कन्फ्यूजन अब तक, क्योंकि अभी इसमें दो चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी है। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि आपने जो शुरू में टिप दी है कि लेफ्ट साइड पे आप इसको चीट शीट की तरह फॉलो करें, टॉप बिल्कुल, डाउन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा नईम साहब और जुनैर, कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। एहसान भाई भी मौजूद है। और सर क्रिकेट वैसे मुश्किल तो नहीं है, आसानी से बना लिया हम लोगों ने। ये
जी सर, बिल्कुल कुछ मगर ये कोई कि इशू नहीं इसको जब आप बनाएंगे ना तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी साइडर ब्लॉक में किस तरह से, इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। और बाकी अब इसमें दो चीज़ें जो है ना वो इसमें ऐड करनी है हम हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से। एक तो इशू ये है कि इंटरनेट को एक्सेस किन लोगों को देना है, हर एक को तो नहीं देना ना मुझे, तो किन ख़ास लोगों को एक्सेस देना है जो कि मेरे सर्वर को अपडेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो डेवलपर्स होंगे, तो उनको मुझे एक्सेस देना है। इसके अलावा पब्लिकली एक्सेस मुझे देना है। तो अभी तो हमने ये इसको अलाउ किया हुआ पब्लिकली, कोई मसला नहीं। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप और एक होता है NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये दोनों चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ मैंने उसमें स्लाइड बनाई है कि नहीं। हाँ बनाई प्लीज़। ठीक है। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमारे पास क्या चीज़ प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये क्या करता है कि NACL जो है ना, ये हमारा क्या कहते हैं सबनेट लेवल पे काम करता है। ठीक है। ये सबनेट लेवल पे हम इसमें बताते हैं अपने जो भी हमारे यूज़र्स हैं उसको फ़िल्टर करते हैं हम कि कौन से लोगों को एक्सेस मिलना है कौन से नहीं। ठीक है। और ये काम कर रहे हैं सबनेट लेवल पे। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप की बात करें ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम इंस्टेंस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। जो हमारी एप्लीकेशन लेवल है ना, उसके ऊपर हम फ़िल्टर करते हैं कि किन लोगों को एक्सेस मिलना है और किन को नहीं मिलना। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो NACL होता है ना, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये आप लोगों के जो है ना स्टेटलेस होती है। ठीक है। स्टेटलेस मतलब कि इसके अंदर आपको इनबाउंड रूल भी आपने ऐड करना है और फ़ौरन ही उसके बाद आउटबाउंड रूल भी खुद से ऐड करना है। अगर ये आप नहीं करेंगे ना तो ये आपके तमाम ट्रैफिक को डिनाई कर देगा। अभी हम करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। और सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना वो आपका स्टेटफुल होता है। स्टेटफुल इन द सेंस कि उसमें आपने सिर्फ इनबाउंड रूल्स बताने और आउटबाउंड रूल्स नहीं बताने। आप चाहें तो बता भी सकते हैं मगर कोई ज़रूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसको अलाउ कर देता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। और इम्पॉर्टेंट मतलब डिफरेंस है ये आप जी। लोगों को इसलिए भी ज़रूरी है कि जब इन केस फ्यूचर में अगर आप लोग AWS की सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं ये कंसेप्ट। अच्छा सर, जो UFW एक फायरवॉल होती है, सर, लेकिन मुझे थोड़ी सी UFW जो सर। है वो किस लेवल पे आती है? वो ये बेसिकली ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लेवल पे आती है जिसमें हम पोर्ट्स वगैरह ओपन नहीं, और वो क्लोज सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं। लेवल पे काम कर रही है। ठीक है। जब ये जबकि आपके NACL है ना, हम्म। इसको भी आप समझ लें एडिशनल फायरवॉल है। ठीक है। ये भी एक तरह से फायरवॉल ही आप समझिए। मगर जो जिसकी आप बात करें ना, जो आप लिनक्स पे इसको आप करते हैं अपने हिसाब से पोर्ट्स को आप डिसेबल करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पर है। क्योंकि उसके अंदर आप खुद आप इसको पर वो देखें कि आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी पोर्ट्स अलाउ कर रहे हैं। अब ये हम्म। थोड़ी बताना है कि कौन सा डिनाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका अच्छा, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है। इस तरह से आपने याद रखें। हाँ, क्योंकि उसमें यह है कि वो मैं देख रहा था, हम आईपीस को डिनाई भी हाँ, कर सकते हैं, स्पेसिफिक आईपीस को, और पोर्ट्स को मगर डिनाई भी कर कंपलसरी सकते नहीं हैं है अगर उन पर कोई कि ट्रैफिक है। आपने अगर अलाउ करना है एक को तो दूसरा फॉर्म आप हाँ, नहीं है। डिनाई भी करो। ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद रखें इसको। जी ठीक। ठीक जी है। ठीक है, तो ठीक। अब इसको हम सिक्योरिटी ग्रुप के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। ठीक है। इसको सबसे पहले हमने नाम दे दिया। इमेज हमने ubuntu सेलेक्ट कर लिया। इस टाइम पे थोड़ा स्लो चलती है उनकी वेबसाइट। एज्यूर का कंसोल भी इस टाइम पे स्लो जाता है और ये AWS भी अब होने लगी है, पहले नहीं होता था हालांकि।
ठीक है। टी- ये वहाँ पे यूएस जी में जी बिल्कुल मॉर्निंग का बिल्कुल, टाइम यही होता यही है ना वजह शायद इस बिल्कुल, वजह से। क्योंकि हम देखें ना, हम तो काम ही नॉर्थ वर्जीनिया में कर रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिंगापुर वगैरह ट्राई करते तो शायद वो फास्ट होता, बट नॉट श्योर। हाँ सिंगापुर का लेटेंसी हमें कम मिलेगी सिंगापुर पे, बट ये कि स्लो वो भी होगा उसका कंसोल, ये कंसोल ऑपरेट तो यूएस से हो रहा है। अच्छा देखें, यहाँ तक हमने जी काम जी। कर लिया, ये वही है जो डिफ़ॉल्ट AWS जो है हमें प्रोवाइड करता है VPC, ठीक है। तो हमने इसको यूज़ नहीं करना है डिफ़ॉल्ट वाले, अभी हमने जो क्रिएट किया हम उसको यूज़ करेंगे। एडिट में जाएंगे, उसको बताएंगे, ये रहा हमने जो बनाया ना वो यहाँ पे आ रहा है। अब ये बोल रहा है कौन सा सबनेट पे, पब्लिक सबनेट 2 पे जा रही है बाई डिफ़ॉल्ट, हम गए नहीं 1 पे जाओ। 2 पे भी हम बना सकते हैं, इस पर भी करने का कोई मसला नहीं। अब इसने सारी डिटेल्स बता दी हैं। IP एड्रेस 250 आ रहा है, कोई बता सकता है, मैंने भी बताया था कि 5 IP एड्रेस जो है ये रिज़र्व कर लेता है, तभी 250 क्यों बता रहा है, इसका मतलब इसने तो 6 रिज़र्व कर ली। बहुत सिंपल है जल्दी बताएं। चलिए मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि 5 तो इसने रिज़र्व कर लिया ना, तो बची 251, और अभी ये बता रहा है कि अवेलेबल 250 है। इसका मतलब एक IP एड्रेस जो है ना, वो ये इंस्टेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये किसके लिए इसने एलोकेट कर दी है, इसलिए 250 बता रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑटो असाइन पब्लिक IP, इसको आपने इनेबल करना है, ठीक है। इसको अगर आपने इनेबल नहीं किया ना, तो फिर आपको थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी, आपको पब्लिक एड्रेस जो है वो आपको अटैच करना पड़ेगा इलास्टिक IP एक नई से न्यू आई आपको जो है ना रिलीज़ कर, वो सॉरी इसको जो है ना एसोसिएट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। हर बार जब जब हम लोग अपनी मशीन को स्टार्ट करेंगे, ये हमें ऑटोमेटिकली पब्लिक IP दे देगा। सिक्योरिटी ग्रुप हम अभी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक रूल तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है लाजमी, इसके बगैर तो हम अपने जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो ये तो ठीक है। बाकी हम रूल इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि HTTP में कर देता हूँ, इसमें HTTPS कर देते हैं, तो 443 पे चलता है, ठीक है। इसको कहाँ से एक्सेस करना है, एनीवेयर कर दो, कोई मसला नहीं है। एक और रूल ऐड कर देते हैं HTTP के लिए, ठीक है। ये पोर्ट 80 पे वर्क करते हैं, तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है। अब देखिए मैंने सिर्फ ये बताया कि इसको एक्सेस देना है, किसको नहीं। अच्छा ये तो वो थी ना जो हमने इसके अंदर प्री डिफाइंड जो पहले से मौजूद है उनको किया। एक हम फॉर एग्जांपल मैं जेनकिंस के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, पोर्ट रेंज हमने बता दी 8080, इसको भी एनीवेयर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है 15 GB बहुत है। जो आपको पता होगा, ये ब्लॉक स्टोरेज है हमारे पास, ठीक है। 2 तरह की स्टोरेज होती है जो AWS प्रोवाइड कर रहा है, इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल में बताऊँगा। अच्छा एडवांस डिटेल्स में जाएंगे तो आपको मज़ीद ऑप्शन मिलेंगे इसमें एक्सप्लोर करने को। इसमें जो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये कि ये टेंडेंसी, ठीक है, जो मैंने उस वक्त बात की थी, 3 ऑप्शन आते हैं, वो ये थे 3 ऑप्शन। खैर अभी तो हम शेड के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज़र डेटा का, यहाँ पे मैं अगर पूरा अपना बैश स्क्रिप्ट यहाँ लिख दूँ ना, जो भी हमारा शिपैंग करके हम लिखते हैं, तो वो चीज़ पहले से इंस्टॉल है हमें। जब भी हम मशीन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म वगैरह एनसिबल इसी में लिख देते हैं कि वो इंस्टॉल हो जाए इस तरह से करके।
ठीक है, और ये मैं जो भी चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो पूरा हम लिख देते हैं टेराफॉर्म, इसलिए हम लिखते हैं ताकि आसानी हो जाए। प्रोविजनिंग के लिए यूज़ होता है टेराफॉर्म, आप सबको पता होगा। तो ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा। जी, इसमें हम एक काम ये भी कर देते हैं। एक फोल्डर भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब लॉन्च करते हैं। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है हमारी। इसको हम देख लेते हैं फिर इंशाल्लाह। सिक्योरिटी ग्रुप और इसके बाद जो है NaCl, ये दो टॉपिक रह गए। वो भी मेरे ख्याल में तकरीबन आधा घंटा तो हमारा लगेगा। इसको हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इंस्टेंस हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पब्लिक आईपी मुझे मिल गई है। अगर मैं वो उस वक्त इनेबल नहीं करता ना उसको, तो यहाँ मुझे पब्लिक आईपी नहीं मिलती। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, कनेक्शन रिफ्यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसको अलाउ नहीं किया होगा, कोई मसला नहीं। तो अभी हमारे को कितना टाइम है? जो 3 मिनट। चलें, इसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब ये बताएं कि कैसा रहा आज का सेशन, इसमें कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? अपना फीडबैक देना ज़रा जल्दी जल्दी। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा यूजफुल सेशन हाँ, बस कंडक्ट मेरा करवाया। इसमें जी जी। और इसको जी और इसको आपने सिक्योरिटी का इसमें जो है वो स्पेशल आपने इसको इम्पोर्टेंस दी है। So thank you very much for a great session और looking forward to attend more sessions जी जी, from you, तो sir. मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैंने सोचा कि अच्छा मुझे भी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी ना, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हफ्ते में एक सेशन ज़रूर करूँ, ताकि मुझे भी सीखने को मिले, मेरा भी रिवीजन हो जाए। और आप लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उससे बहुत नई नई चीज़ें जो है ना पता चलती हैं। तो बस ये मीटिंग एंड होने वाली है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सेशन जब भी मुझे रखना होगा ना, मैं इसी तरह से आप लोगों को अनाउंस कर दूँगा ग्रुप में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, Thank अल्लाह you, Allah हाफिज़। Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।